So for today हम आज स्टार्ट कर रहे हैं like the property income in ACCA taxation for F6. तो first of all in my handout like what are we having first is the study guide. ये वो स्टडी गाइड है जो हमें ACCA का एग्जामिनर या जो सिलेबस कंटेंट डिज़ाइन कर रहा होता है वो बताता है कि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, ठीक है. सो नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग प्रॉपर्टी इनकम, अब अभी एग्जामिन नहीं हो रहा कुछ भी, अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी इनकम को स्टडी करें तो हम इसको क्या सोच के स्टडी करेंगे कि देयर इज़ अ पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी इनकम है, यानी कि आप हैं जो प्रॉपर्टी इनकम अर्न कर रहा है और उसको टैक्स देना है, ठीक है. एक तो वो एस्पेक्ट है. दूसरा क्या है कि आपके पास कोई केसेस आए हैं प्रॉपर्टी इनकम के, देर आर सम इंडिविजुअल्स जो बता रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें होगा भाई इस बंदे की इतनी प्रॉपर्टी है, ये इस टैक्स ईयर में असेसिबल है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स है. तो एज अ टैक्स मैनेजर, एज अ टैक्स पर्सन, आपका जो रोल है ACCA टैक्स को पढ़ने का वो क्या है. इट्स नॉट लाइक अ टैक्सेबल पर्सन, ये नहीं है. आपका रोल ये कि आप किसी को लाइबिलिटी कैलकुलेट करके दे रहे हैं, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ लाइक. तो यहाँ पे स्टडी गाइड भी बिल्कुल ऐसी है. वो आपसे कह रहा है कंप्यूट प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट्स, आपने उसके प्रॉफिट्स निकाल के देना है. अगर कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है तो उसको किस तरह से प्रॉफिट्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे. एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स FHL, ठीक है. क्या चीज़ें देखते हैं, एक मतलब इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है. अंडरस्टैंड रेंट और रूम रिलीफ, किसी का घर है उसमें से एक कमरा सिर्फ रेंट पर है तो उस पर आपको HMRC कोई रिलीफ दे रही है, क्या चीज़ है, एक्सप्लोर करते हैं. कंप्यूट द अमाउंट असेसिबल व्हेन अ प्रीमियम इज रिसीव्ड फॉर द ग्रांट ऑफ अ शॉर्ट लीज. शॉर्ट लीज का केस है, उस पर प्रीमियम हो रहा है तो उस पर क्या चीज़ टैक्सेबल है. अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉपर्टी इनकम फाइनेंस कॉस्ट. आपने प्रॉपर्टी को मजीद लेट्स से फाइनेंस करने के लिए आपने उसके ऊपर लोन लिया, अब आप फाइनेंस कॉस्ट दे रहे हैं आउट ऑफ दैट, तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर लॉस है तो कैसे. हमेशा ये बात याद रखिएगा और इन एवरी क्लास में ये बता रही होती हूँ कि अगर किसी बिजनेस में लॉस है तो वो टैक्स नहीं दे सकते. तो कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, वो दिखाते हैं फिर कि भाई हमारे पास तो लॉस है, बिकॉज टैक्स कहाँ से डिडक्ट होता है. हम F7 में FR में ये चीज़ पढ़ते हैं कि आपके प्रॉफिट्स में से टैक्स डिडक्ट होता है. तो इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉफिट्स, यू हैव जीरो प्रॉफिट्स एंड यू हैव लाइक लॉसेस, नेगेटिव फिगर्स, तो उसमें से माइनस कभी नहीं हो सकता, ठीक है. कुछ होगा तो ही उसमें से कुछ आप माइनस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओके, एनीवेज दिस इज लाइक फ्रॉम माय पेन दैट योर नॉलेज शुड बी योर रियल प्रॉपर्टी. मतलब मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट करवा दिया यहाँ पे. तो अब आ जाते हैं एक माइंड मैप की तरफ. मेरे हैंड आउट्स में आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, ठीक है. माइंड मैप से एक पूरी इमेज 1 पेजर अवेलेबल है. अब हमने जितनी स्टडी गाइड में चीज़ें पढ़ी हैं तो वो सारी की सारी रिलेट करी इन 3 चीज़ों से: प्रॉपर्टी बिजनेस, प्रीमियम, FHL प्रॉफिट्स, रेंट और रूम रिलीफ, ठीक है. अब प्रॉपर्टी इनकम इसी इन चारों टॉपिक्स के गिर्द सराउंडेड है. लाइक आप इस तरह से समझे, लाइक दीज 4 टॉपिक्स अराउंड प्रॉपर्टी इनकम. अगैन कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं अगर उनसे पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी इनकम क्या है, तो वो कहते हैं भाई एक घर है उसको रेंट पे दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है हमने, और वहाँ से जो रेंट आ रहा है तो बस वही मेरी प्रॉपर्टी इनकम है. इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली. तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज इनकम नॉट ओनली रिलेटेड फॉर विद रेंटल इनकम. इसका स्कोप ये है: प्रॉपर्टी बिजनेस, लीज प्रीमियम, FHL, आपकी फार्म हाउसेज आ गए, या कोई भी आपकी फर्निश्ड प्रॉपर्टी है जो आपने लेट की हुई है फॉर एनी पर्पसेज आउट देयर, ज़ाहिर बिजनेस पर्पस के लिए ही. एंड देन देयर आर सम रिलीफ्स अवेलेबल, ठीक है. तो अब उसको आगे स्टडी करते हैं यहाँ पे. अच्छा, अगैन मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो आपका फिस्कल ईयर है, ठीक है, दैट इज़ लाइक एवरी फिस्कल ईयर बिगिंस फ्रॉम 6 अप्रैल एंड 5 अप्रैल. एग्जामिनर आपको जून 25 में जो है वो 2024 फाइनेंस एक्ट को एग्जामिन कर रहा है, तो हम उसके रूल्स और उसकी सारी चीज़ें अप्लाई होंगी विच एग्जाम में लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, और मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ये बात बता चुकी हूँ, ठीक है. सो अब यहाँ पे एक पहली चीज़ है रेंटल इनकम रिसीव्ड, ठीक है. ये देखें, रेंटल इनकम आपके पास अगर रिसीव हुई है 10,000 लेट से, ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं. एंड रिमेंबर दिस थिंग, जिस प्रॉपर्टी का, अब लेट्स सपोज अगर एक बंदे के पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो चारों की टोटल इनकम लिखता है, टोटल एक्सपेंसेस लिखता है, और कहता है भाई प्रॉपर्टी ए में, अगर यहाँ पे एक बात करती हूँ, प्रॉपर्टी ए में आपके पास रेंटल इनकम है 5,000, ठीक है. प्रॉपर्टी बी का एक्सपेंस है 2,000, तो आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते उसको, दैट विल बी टोटली रॉन्ग. टोटल पे नहीं देखना आपने. तो यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी को जो भी रिलेट करेगा, दिस इज लाइक प्रॉपर्टी रेलिवेंट, आप उसी की रिसीट्स में से उसके एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे. ये गलती नहीं कीजिएगा कि प्रॉपर्टी ए की रिसीट है, प्रॉपर्टी सी के एक्सपेंसेस वहाँ से माइनस होने, गलत.
टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ रूल्स हैं, अलाउबल डिडक्शंस हैं। अलाउबल डिडक्शंस का मतलब ये HMRC ने आपको ये अलाउ कर दिया है कि येस यू कैन डिडक्ट दिस, और अगर इसके अलावा कोई भी और चीज़ आती है डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। द जनरल रूल इज दैट टू बी अलाउएबल द एक्सपेंसेस मस्ट हैव बीन इनकर्ड होली, एक तो ये वर्ड है, एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पजेज ऑफ द प्रॉपर्टी बिजनेस। मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं उसमें रह रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं टैक्स HMRC को जो है वो नहीं दूंगी टैक्स, लाइक आई विल लाइक नॉट गिव माई फुल टैक्स, या मैं डिडक्ट कर दूंगी, ये चीज़ गलत। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रॉपर्टी बिजनेस, इट शुड बी एज अ बिजनेस। ये आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सो हम जो भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करवाना चाहते हैं, होली का मतलब क्या है कि वो 100% बिजनेस के लिए हुए हो, ठीक है। ये एक्सपेंसेस की नेचर से पता चल जाएगा। एक्सक्लूसिवली मतलब कि उसी होली एंड एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ उसी के लिए हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? इंश्योरेंस, एजेंट फीस एंड अदर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये अगर एक चीज़ आ रही है तो ये अलाउेबल है, ठीक है, क्योंकि अगैन रिलेट टू बिजनेस कर रही है। रिपेयर्स, आप पेंट करवा रहे हैं, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सारे का सारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन अ लोन टू एक्वायर और इम्प्रूव, यानी कि ये क्या बात हो रही है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? नॉन रेजिडेंशियल, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी हाउस, ये याद रखिएगा। तो अगर आपने कोई लोन लिया है, पहली बात इसमें दो बातें। पहली बात क्या है? अगर आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, और आप उस लोन से क्या कर रहे हैं? आप उस लोन से नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फाइन, उसमें से आप डिडक्ट क्या कर सकते हैं? जो इंटरेस्ट आप उस लोन पे पे कर रहे हैं, दैट यू कैन डिडक्ट। तो ये क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Hamri owns a property that was let for the first time on 1st July 2024. The rent of 5,000 per annum is paid quarterly in advance. Questions की हमेशा से जो है ना आपको वो wordings पे जो है वो आपने ख्याल रखना है, लाइक इस चीज़ का that उसने आपको जो figures दी हैं, right, तो वो किस तरह के, लाइक इज इट पेड क्वार्टरली इन एडवांस, आपके पास जो है वो मंथली है या फिर ईयरली है। टाइमिंग इज़ लाइक वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आउट देयर, तो उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, उसने पहली बार कब लेट किया है? 1 जुलाई 2024। यहाँ पे मंथ अपोर्शनमेंट भी याद रखिएगा। द रेंट ऑफ 5,000 पर एनम इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस। हेम्ब्रे पेड अलाउबल एक्सपेंसेस ऑफ 200 इन दिसंबर, और उसने पर्पस दे दिया रीडेकोरेशन हुई है इसके अंदर, तो क्या वो अलाउबल डिडक्शन में फॉल करता है? यहाँ से ये चीज़ आप डिसाइड करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। एंड ऑफ 400 इन May 2025 related to repair work which was completed in March 2025। अच्छा, मेरा जो फिस्कल ईयर है, ठीक है, कब स्टार्ट हो रहा है आपका फिस्कल ईयर? आपका फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल तक 2025 तक। Anyway, so that is being like started from 6 April 2024 and it will end on 5th April 2025, right? तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है? अगैन डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो अब हम इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम चलाएंगे यहाँ पे जी कैश बेसिस के ऊपर, ठीक है। आई एम जस्ट सॉल्विंग इट राइट ओवर हियर। सो कैश बेसिस के ऊपर आप जब असेस इनकम कर रहे होंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अगैन ये चीज़ फॉलो करनी है आपने, रेंटल इनकम रिसीव्ड एंड द एक्सपेंसेस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो रेंटल इनकम है एक क्वार्टर के लिए वी आर गोइंग टू डू, सो दैट इज़ 5,000, ठीक है। और इसके बाद उसके जो अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं वो भी क्वार्टर पे ही उसने दिए हुए हैं। तो इन दिसंबर 2024 ये रिलेट कर रहा है रीडेकोरेशन से, तो इज़ दैट अलाउेबल एक्सपेंडिचर? येस इट इज़, क्योंकि उसने रिपेयर्स किए हैं और ये उसकी प्रॉपर्टी है और लेटिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि बिजनेस प्रॉपर्टी ही है। सॉरी, नॉट कैश, लेट्स सपोज। और उसके पास जो है वो मई 2025 की चीज़ है, ठीक है, रिलेट टू एंड 400 इन May 2025 जो रिपेयर वर्क ही है, अलाउबल डिडक्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है। मार्च में आपने काम कंप्लीट कर लिया, फिस्कल ईयर में ही कंप्लीट कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड कब हो रहा है? 400 में, तो अलाउबल डिडक्शन उस ईयर के लिए नहीं है। तो ये 2024 या 2025 के फिस्कल ईयर में बात नहीं चली जाती, ये चली जाती है रिपेयर्स
और ये चली जाती है 2025 एंड 2026, तो यू विल राइट 0 ओवर हियर। और अगर एग्जाम में किसी स्टूडेंट ने, अच्छा ये तो इतना सा क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आएगा ना, सीआरक्यू में तो वो देगा नहीं, लेकिन अगर लेट सपोज ये सीआरक्यू में आता है, ये 0 लिखना मस्ट होता है, ठीक है। और अगैन वही बात है कि इन एन एमसीक्यू अगर किसी ने ये 400 रिकॉर्ड करके ऑप्शन टिक किया और ऑप्शंस में अवेलेबल होगा वो आंसर, क्योंकि एग्जामिनर को हमेशा पता होता है कि स्टूडेंट कौन से उसमें पिटफॉल में जाके गिर रहा होगा, ठीक है। तो यू हैव टू गेट सेव्ड लाइक फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और उसके बाद अब ये जो आंसर आ रहा है आपके पास, दैट इज़ लाइक 4800, दैट इज़ लाइक योर असेसेबल इनकम, ठीक है। ये बात आई होप समझ आ जाती है। आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऊपर जो बात हुई है ना यहाँ पे, ये नॉन रेजिडेंशियल को रिलेट कर हुई है कि आप इसको अलाउबल, अगर यहाँ पे कोई भी बात लिखी होती है इस किस्म की, हम डिडक्ट कर देते हैं, बट इन दैट ओनली रेलिवेंट फिस्कल ईयर इन दैट रेलिवेंट प्रॉपर्टी। ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ आरपी, अब इसको पढ़ते हैं। ओनर्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दैट लिव इन देयर ओन प्रॉपर्टी, इनको कुछ नहीं मिलता है, कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिलता इनको अपनी मॉर्गेज की कॉस्ट पर भी। मॉर्गेज इज अ लोन बेसिकली, जो आप घर को कोलेट्रल रखवा के लेते हैं, ठीक है। बहुत क्लियरली बता दिया है, बिकॉज अगेन वही बात है ना, जब यहाँ पे वो एनआरपी के ऊपर आपको डिडक्शन अलाउ कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मना करेगा। तो ये पॉइंट इस तरह से हमें समझ आ जाता है। अगर किसी की आरपी की बात हो रही है, नो टैक्स रिलीफ। ओनर्स ऑफ बाय टू लेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, एक बंदे ने कहा भाई मैं रह नहीं रहा है तो घर, लेकिन ना मैं किराए पे दे रहा हूँ, तो उसके लिए रूल्स चेंज होंगे, क्योंकि अगेन आप बिजनेस पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहता है कि यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम अ टैक्स डिडक्शन फॉर देयर फाइनेंस कॉस्ट। क्वेश्चन में बहुत गौर से देखना है फिर आपने कि अगर आरपी की बात हो रही है तो पर्पस क्या है, इज इट पर्सनल और इज इट बाय टू लेट, ठीक है। रिलीफ इज अवेलेबल फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर लेटिंग कमेंस्ड। आपने लेटिंग से पहले कोई एक्सपेंडिचर किया किसी भी नेचर का, उसको कहाँ पे काउंट करेगा, वो प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर रूल में, और वहाँ पे आपको रिलीफ अवेलेबल हो जाएगी, विच मीन्स रिलीफ ऑलवेज एक्ट्स एज अ टैक्स रिड्यूसर। आपका टैक्स कम होता है उससे, तो आप रिलीफ अवेल कर सकते हैं, इट्स अ बेनिफिट। तो उसने कहा कि जो लेटिंग से पहले तक का खर्चा है वो प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर रूल में चला जाएगा, कि काम करने से पहले खर्चा हुआ तो आप उसके ऊपर रिलीफ जो है वो अवेल कर सकते हैं। इफ प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर बाय द ओनर, अब 12 महीने हैं साल के, ठीक है। उसने कहा भाई 6 महीने तो मैं अपने घर में रह रहा हूँ, बाकी 6 महीने लेट करता हूँ, तो क्या उसको पूरे साल की रिलीफ मिलेगी? नहीं, उसको उतनी ही मिलेगी जितना उसने बिजनेस में प्रपोर्शन अपना लगाया हुआ है। If property is occupied for part of the year by the owner, any expenses related to private use are not an allowable expense. मैं 12 महीने में 7 महीने अपने घर में वो खर्चा हो रहा है, ठीक है। बाद में मैंने जब टैक्स की शीट बनाई है, स्टेटमेंट बनाई है, उसमें मैं लिख रही हूँ HMRC को कि भाई आई वांट द रिलीफ, क्योंकि वो पूछेंगे भाई कितने महीने आपने लेट किया उसको, उसका एक्सपेंडिचर आपसे अलाउ कर सकते हैं, प्राइवेट के लिए नॉट अलाउड। देर आर स्पेशल रूल्स विच अप्लाई टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। खैर इसके रूल्स, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है प्रॉपर्टी बिजनेस में, उसके रूल्स हैं कि फिर क्या करते हैं। टैक्स रिलीफ, अगर हम रिलीफ की बात करें में, रिलीफ मिलेगी कैसे और कितनी मिलेगी? तो टैक्स रिलीफ इज गिवन ऑन कॉस्ट एट द बेसिक रेट। आप जब ITL निकाल लेंगे ना अपनी फाइनल, तो उसमें से आप जाके इसको डिडक्ट कर देंगे। अगर आपकी ITL 8000 आई है लेट्स से, तो वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी, तो यू वुड ओनली बी गिविंग 80% ऑफ 8000 टू HMRC, ठीक है। ये एक लाइनर हम लिखते हैं जब भी हमारे पास केस आता है CRQ में प्रॉपर्टी इनकम की कोई बात होती है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रूल्स कि क्या डिडक्ट करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एडम ओन्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, चलें जी ये हमने देख लिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दिमाग में फ़ौरन से क्लिक करना चाहिए। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही रिसीव्ड रेंट ऑफ 15,000 और ये उसके एक्सपेंसेस हैं। एजेंट फी अलाउेबल है? यस। इंश्योरेंस, गार्डनर्स कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी, क्या ये अलाउड है? इट इज़ नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज दिस इज अ RP। और इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मेरी कब अलाउड होती है? जब NRP के ऊपर है। मैं दोबारा दिखा देती हूँ यहाँ पे, वैसे की बात अब याद रख लेनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन अ लोन फॉर NRP, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया कि RP है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इसकी ट्रेडिंग इनकम है 42,000,
बैंक इंटरेस्ट इनकम, ये सेविंग्स इनकम है, आपने इसकी ITL निकालनी है और फिर जो भी रिलीफ्स अवेलेबल हैं फॉर द ईयर 24-25 तो वो आपने करना है, ठीक है। और उसने बता दिया कि अभी कैश बेसिस के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेवेन्यू कैपिटल की व्हाट्स एवर इज देयर, आपने उसको अलाउबल डिडक्शंस में ही काउंट करना है दोनों को, स्पेशल रूल्स पे हम बाद में जाएंगे। तो अब इसके अंदर अगर हम इसकी इनकम निकालते हैं, लेट्स सपोज, सो लेट मी सी एनी स्पेस इन माई हैंड आउट, इफ इट्स नॉट देयर तो मैं इसको एक्सेल पे करके आपको दिखा देती हूँ। या इधर करते हैं, उसने आपको बताया कि आपकी ट्रेडिंग इनकम है 42,000, then you are having your savings income, you have your savings income 800, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, we are gonna have a property income as well, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ property income, जो कि डेफिनेटली हम वर्किंग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम की वर्किंग में यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, वर्किंग नंबर 1। सो हमें क्या चाहिए सबसे पहले प्रॉपर्टी इनकम के लिए, वी नीड द रेंटल इनकम जो रिसीव हुई है। रेंटल इनकम है 15,000, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अलाउबल डिडक्शंस पे आते हैं, तो सबसे पहले एजेंट की फ़ीस है, एजेंट्स फीस, उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद गार्डनर की कॉस्ट रिलेट करती है क्योंकि बिजनेस के उस पर ये ज़ाहिर सी बात है उसने इसीलिए रखा हुआ होगा वो, डैट इज़ 1300, ठीक है। बट वी आर नॉट गोना टेक दिस 7500, और ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हमारे पास 0 है, क्यों है, एग्जैक्टली 0 है बिकॉज दिस रिलेट्स टू RP, ठीक है। के बाद हम करेंगे टोटल, दिस इज लाइक योर प्रॉपर्टी इनकम फॉर दैट ईयर, आंसर लिंक कराएंगे D14, ठीक है, ये आ गया इस तरह से। सो नाउ योर टोटल इनकम 54,000, सो दिस मेक्स मी एन HRTP, ठीक है, हायर टैक्स पेयर है एडम। तो उसके बाद अब उसने कहा आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट डाउन, ठीक है। इन एक्सेल आपको ये बेनिफिट है कि आप जैसे चाहें आंसर्स कट कॉपी कर सकते हैं, ओके। सो लेट मी ड्राइव दिस डाउन, ओके। सो देन अब आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर इनकम टैक्स लायबिलिटी आउट देयर आपके पास सबसे पहले पर्सनल अलाउंस अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज लाइक 12,570, this is your taxable income, again this makes me an HRTP, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने बैंड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आपके पास जो बैंड्स अवेलेबल हैं, तो यू हैव लाइक 37,700, ओवर देयर यू आर हैविंग 20%, उसके बाद एक्सेस जितना जा रहा है दिस विल बी टैक्स एट 40%, ठीक है, इसको कर देते हैं 9,032 मेरी ITL आ जाती है, बस क्वेश्चन एंड हो गया यहाँ पे। नो, वन लाइनर्स इज स्टिल रिमेनिंग, और वो क्यों रिमेनिंग है, मैं हैंड आउट पे वापस आ जाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था, टैक्स रिलीफ इज गिवन ऑन कॉस्ट एट द बेसिक रेट। जब भी RP की बात होगी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात होगी, तो वहाँ पे आपके पास फाइनल ITL से हम 20% डिडक्ट कर देंगे एज लाइक अ वन लाइनर आउट देयर। सो आपके पास जो बेसिक टैक्स रिलीफ अवेलेबल है हम वो लिखेंगे, बेसिक टैक्स रिलीफ, ठीक है, 20% पे, तो 9,032 के ऊपर हम दे देंगे भाई 20%, ठीक है। तो फाइनली आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होकर इतनी हो जाती है, राइट। एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी फॉर दैट, और उसके बाद दिस इज लाइक हाउ वी हैव डन इट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी क्वेश्चन के अंदर रिगार्डिंग दी 800 इंटरेस्ट इनकम। तो ये अभी HRTP था ना, हायर रेट टैक्स पेयर, तो हायर रेट टैक्स पेयर पे हमारे पास जो खैर अब तो ये बाइफर्केशन ही ख़त्म हो गई है, तो फॉर डैट हमारे पास ना 500 इसकी वो जाएगी, नील उस पर जाएगा ये, तो 37,700 अगर आप इस पर टैक्स कर रहे हैं लाइक, तो देयर विल बी वन मोर लाइनर फॉर
500 जो कि नील रेट बैंड में काउंट होगी चीज़, मतलब जीरो के उसमें, तो दिस विल बी, इस फार्मूला में एक चीज़ ऐड कर देती हूँ। 7500 में से 20, आपको 100% अवेलेबल नहीं है। मैं अब इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट हैव आई डन। लाइक जब आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट से एक्वायर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आपको ये 20% पे रिलीफ अवेलेबल होगी, 100% नहीं है। एनआरपी होती तो 100, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिवाइज कर देती हूँ। हमने प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट की है, किस तरीके से कैलकुलेट की है, सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे हैं। वी हैव रिकॉर्डेड द रेंटल इनकम, दिस जीरो इसलिए है क्योंकि ये आरपी की बात है, एनआरपी होता तो यहीं से डिडक्ट हो जाता। तो हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम 11200 आ गई। आई रिकॉर्डेड इट ओवर हियर। मेरे पास 42000 जो है वो एनएसआई है, ये मेरे पास सेविंग्स इनकम है जिसमें से 500 डेफिनेटली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद और बाकी जो है वो 40% पे ही टैक्स होगा, ठीक है। और देन यू आर हैविंग योर इनकम, पर्सनल अलाउंस माइनस हुआ, ये सब कुछ हुआ। 37,700 500 इज लाइक माई सेविंग्स, ठीक है, एसएनआर भी है। उसके बाद ये मैंने यहाँ से 20% डिडक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूल्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं ज़रा। फॉर एक्सपेंडिचर आउट देयर, इसमें क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कार्स व्हेन दे हैव सेड इट, एक्सक्लूडेड इट। सो एक्सक्लूजन्स हैं। अगर आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो अलाउेबल डिडक्शन है फ्रॉम द इनकम, वैन दैट लाइक फ्रॉम द रेंटल इनकम, आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। हाउएवर दिस जनरल रूल डज नॉट अप्लाई टू कार्स। अगर गाड़ी की बात हो रही है और किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो यूज़ हो रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूल्स गाड़ियों पे नहीं होते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग्स पे भी मना कर दिया है, बस एनआरपी की एक्सेप्शन दे दिया, और रिपेयर्स और ये सब तरह और इम्प्रूवमेंट के एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ये जो अलाउड नहीं है, ठीक है। रूल्स की एप्लीकेशंस देखेंगे, रिलीज पे बात कर लेते हैं। Expenditure of assets provided for use in a RP furniture TV is not allowable। तो अभी भी बात हो रही है कैपिटल, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब FHL की बात आती है ना, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स है, तो वहाँ पे एक स्पेशल रिलीफ अवेलेबल भी सारे केसेस होंगे। डोमेस्टिक आइटम्स हैं, किचन अप्लाइंसेज हैं, तो उन वो अगर आपके पास हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी फर्निश्ड है तो क्या आपको रिलीफ मिल रही है, टैक्स दें नहीं दें, ये सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ उसे बता दिया आपको, द रिलीफ अलाउज अ डिडक्शन फॉर द रिप्लेसमेंट, नॉट द ओरिजिनल एक्विजिशन। मैंने एक वॉशिंग मशीन परचेज की 50,000 की सपोज, ठीक है, और बाद में मैंने उस मशीन को रिप्लेस करवाया 40,000 से या जिस भी अमाउंट से, तो रिलीफ पे कौन सी अमाउंट काउंट होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नॉट द ओरिजिनल वन। खरीदी 50 की थी, खरीदी थी, अब जो रिप्लेस कितने पे हो रही है वो वाली अमाउंट रेलिवेंट है। अलाउएबल डिडक्शन इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, लेस एनी प्रोसीड्स। प्रोसीड्स क्या होती हैं, आप बेच के जो आपको इनकम मिलती है फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द ओरिजिनल, उसको आप माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अलाउड इज लिमिटेड टू द कॉस्ट ऑफ अ सिमिलर आइटम। वो देखते हैं भाई दूसरी वॉशिंग मशीन है वो रिप्लेस होती क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। कोई इंप्रूवमेंट्स का मतलब ये है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। डोमेस्टिक आइटम्स आर दोस्त, ये तो फिर घर की सारी चीज़ें। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, और ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स में भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये समझ आ जाएंगे कि ये क्या है, ठीक है। ओके, सो अमल owns a cottage that she lets out furnished at an annual rent of 3600। ये पूरे साल का रेंट है जो वो एडवांस में पे कर रही होती है हर महीने। रिप्लेसमेंट बेडरूम कर्टन्स काउंट होंगे, हमारा फिस्कल ईयर, यस काउंट होंगे। ये भी फिस्कल ईयर, ये भी फिस्कल ईयर, ये भी फिस्कल ईयर, ये नहीं है। Replacement of one broken kitchen unit in a fitted kitchen with a unit of similar standard, insurance from 5 July 2024। ये पिछले साल की है, पिछले साल की 420 थी, इस साल की इतनी है। डिश वॉशर है और इसको तो खैर हम नहीं काउंट करेंगे। Tenant had vacated the property during June 2024 without having paid the rent due for June। वो अब ये जो जून का महीना है ना, ये खाली है, उसको कोई रेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या आप पूरे 12 मंथ्स रिकॉर्ड करेंगे रेंटल इनकम में, या फिर इसको हम 11 मंथ्स कर लेंगे, देखते हैं। अमल वॉज अनेबल टू ट्रेस द डिफॉल्टिंग टेनेंट बट मैनेज टू लेट द प्रॉपर्टी। देखिए ना, 1 जुलाई से वो 1 महीना खाली है, इसकी कोई इनकम नहीं है। उन्होंने डिपॉजिट दिया, ठीक है। द ओल्ड बेडरूम कर्टन हैड नो डिस्पोजल वैल्यू, जीरो है। अ डिशवॉशर हैड नॉट प्रीवियसली बीन प्रोवाइडेड इन द प्रॉपर्टी। अमल ड्रॉव 120 माइल्स इन हर कार, ये उसकी बिजनेस माइलेज अलाउंस है, रिमेंबर वो एक 10,000 माइल्स तक का था, तो
उसके बाद जो है अमल क्लेम्स HMRC अप्रूव, ठीक है, उसको मिल जाएगा प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम एक्सेल पे करते हैं, ठीक है। पहले हम उसकी रेंटल इनकम निकालेंगे। रेंटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, पूरे साल की कितनी है 3600, तो 3600 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 3300 उसकी रेंटल इनकम आ जाती है। उसके बाद लेट्स गो टूवर्ड्स दी एक्सपेंसेस वाली साइड पे, ठीक है। सो फॉर एक्सपेंसेस सबसे पहले जो बात हो रही है वो हो रही है उसके रिप्लेसमेंट बेडरूम कर्टन्स, और नीचे बता दिया कि भाई रिप्लेसमेंट बेडरूम कर्टन्स की कोई डिस्पोजल वैल्यू नहीं थी, होती तो फिर हम उसको माइनस करते हैं, बट बेडरूम कर्टन्स, ठीक है, इसकी वर्किंग करेंगे इस तरह 150 माइनस 0, सही है। उसके बाद किचन यूनिट्स हैं, किचन यूनिट्स हैं 275, ठीक है। इंश्योरेंस हमें अपने फिस्कल ईयर से लेना देना है। डिश वॉशर उसके पास पहले नहीं था, इसका मतलब है कि पहली दफ़ा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम यहाँ 380 माइनस नहीं कराएंगे। सो डिश वॉशर जो है, डिश वॉशर हम 0 लेंगे बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम लिया गया, दैट विल बी काउंटेड एज द, और बाकी तो आपने ये भी 0 लिखना है, डी डेकोरेशन वर्क भी 0, फिस्कल ईयर 25-26 को रिलेट करता है, हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिखा है कि अमल क्लेम अमल क्लेम सी माइलेज अलाउंस, तो माइलेज अलाउंस हमें मिलता है जनाब, कितने उसके ऊपर उसने काउंट कर दिया उसको 120 माइल्स, सो 120 माइल्स मल्टीप्लाई बाय 0.45 54, ठीक है जी 4, उसके बाद 2341 वी आर हैविंग आवर प्रॉपर्टी। अभी लाइबिलिटीज़ के अंदर निकालनी नहीं है, वो कुछ आगे जो चीज़ें जाती तो फिर वो सारी की सारी होती, ठीक है। सो दिस वॉज एनीवेज अ कॉटेज, ठीक है। आगे चलते हैं, वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए एक्वायर टू, अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, एक मैं इसमें करवा देती हूँ, इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो कहता है कि दोनों की दोनों जो है ना वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। 1 जून 2024, अगैन जून इसमें खाली है, ठीक है। प्रॉपर्टी ए इज दैट अनफर्निश्ड, ये उसका एनुअल रेंट है, ठीक है। एक्सपेंडिचर रिपेयर्स टू रूफ फॉलोइंग अ स्टॉर्म ऑन 15 जून, ले लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल है, तो फॉर दैट 20% वाली चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देन फ्री पेंटिंग एक्सटीरियर देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बी इज लेट फर्निश्ड, वो अनफर्निश्ड है, ये फर्निश्ड है, ठीक है। ये एरियर्स में पे होते हैं, यानी कि बाद में होता है, एडवांसेस में नहीं हो रहे। टेनेंट्स वर लेट इन पेइंग द अमाउंट ड्यू ऑन 31 मार्च, दिस वाज नॉट रिसीव्ड, एंड फिस्कल ईयर भी खत्म हो गया आपका, आपको पैसे नहीं मिले। उसके बाद लेटिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, मेक इट 2024, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट, ठीक है। अब ये वही चीज़ है, अब इसके अंदर भी अपनी प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है, जल्दी से करते हैं। 15 जून, तो ये क्या चीज़ हो गई है, इसने अपने जो बिज़नेस शुरुआत की है वो 1 जुलाई से की है, ठीक है। सो आप लेंगे इसको प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर में, ये पेंटिंग हमारे पास आ रही है 845। प्रॉपर्टी बी, द tenants were the tenants were paying the amount due on 31st March, this was not received until like out there, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई, कितने महीने लेंगे, we will take the quarters, so आपके पास एक क्वार्टर के पैसे नहीं आए, okay, so arrears you will go for 5000 multiplied by 2 divided by 4, ठीक है। ये आ जाता है लेटिंग एक्सपेंस, हमारे पास है यहाँ पे लेटिंग एक्सपेंस वी हैव 40, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसको भी रिमूव कर देते हैं।
लेटिंग एक्सपेंस के बाद वी आर हैविंग इंश्योरेंस. ये तो हमारे पास करियर में ही नहीं है. Wait, just give me a second. Okay. Insurance, we have it 585. और वैसे भी यहाँ पे क्या होगा कि वेयर वाज दैट 20% वुड लाइक बी अवेलेबल, तो 420 का आप यहाँ पे 20% काउंट कर देंगे ओवर हियर, ठीक है, इन द प्रॉपर्टी, राइट. जब आपको ITL या कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए तो भी आपने इनकम कैलकुलेट कर लिया इसके अंदर, ठीक है. नाउ देयर से जैसे प्रॉपर्टी इनकम कहा था तो हम सिर्फ 1 लाइनर दे देंगे. अगर वो आपसे कैलकुलेशन कहता है तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे. आपकी एक्रूवल्स बेसिस की बातें कुछ यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक क्वेश्चन था जिसमें जून में टैलेंट ने पैसे नहीं दिए तो उसने 11 मंथ्स रिकॉर्ड किए, ठीक है. सो अब यहाँ पे एक्रूवल्स बेसिस है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम भाई 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आप एक्रूवल्स बेसिस पे जा सकते हैं. क्वेश्चन कहेगा तो करेंगे वरना नहीं. इसमें क्या चीज़ हो रही है कि रेंटल इनकम और जो अभी हम कैश बेसिस पे चल रहे हैं ना, अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कैश बेसिस पे किए हैं. तो अगर एक्रूवल्स में क्या हो रहा है, इफ़ अ टेनेंट लीव्स विदाउट पेइंग द आउटस्टैंडिंग रेंट, बैड डेट हो जाता है. तो कैश बेसिस में तो क्या हो रहा है, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे. जब इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रहे पूरे 12 महीने की तो वो टैक्स भी नहीं हो रही है. लेकिन एक्रूवल्स बेसिस में ऐसा नहीं करेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है. तो फिर आप उसको इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से करेंगे. Aubrey owns a property that was let for the first time on 1st July 2024. The rent of 5,000 per annum is quarterly paid in advance. Aubrey paid ये 200 आ गया यहाँ पे, ठीक है. ये अगैन May 2025 में रिलेट कर रहा है, ठीक है. Aubrey की जो आपकी, मैं इसको अब आपको एक्सप्लेन आउट इस तरह से कर देती हूँ फॉर दी Aubrey आउट देयर कि इसके अंदर इसको करना कैसे. इसको करना एक्चुअली हमने एक्रूवल्स बेसिस पे है, ठीक है. तो फर्क क्या होगा, अभी जो पहला हैमरी का क्वेश्चन था ना वो भी यही था, मिलता जुलता ही था, ठीक है. अब इसमें क्या करना है, आपके पास जो रेंट एक्रूड हुआ है ना तो आपने वो निकालना है. तो कितना होगा, जुलाई से स्टार्ट हुए, जुलाई से मार्च ले जाए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स. तो ये जो 5,000 है इसको आप ले लेंगे 9/12 पे, ठीक है. तो यू वुड हैव योर इनकम आउट हियर. उसके बाद आप माइनस कर देंगे इसके अंदर से दिस 200 और रिपेयर्स के जो ये 400 है ये भी माइनस देंगे क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस है, ठीक है. तो ये दोनों माइनस होकर आपके पास प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं असेसिबल इनकम. ये देखिए हर प्रॉपर्टी के बारे में उससे अलग स्केड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है. तो ये उसके जितने जितने सालों को रिलेट कर रहा है. प्रॉपर्टी इनकम लॉस वेरी वेरी सिंपल आउट देयर. आप ये टोटल करें, जैसे 19 का 19 को बिलोंग करता है, प्लस माइनस करके लॉस प्रॉपर्टी जो निकल रहा है निकाल दें. वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये किट का क्वेश्चन है खैर काइंड ऑफ, जो मैंने अपने हैंड आउट में ऐड किया हुआ है सिर्फ ये दिखाने के लिए भाई कि जो जिस साल की बात हो रही है, जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं. फॉर मेनी ईयर्स हेक्ला हैज ओन्ड 6 हाउसेज इन अपलैंड हेविंग दैट आर अवेलेबल फॉर लेटिंग. फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड. रेंट रिसीवेबल है उसका पूरे साल का, ठीक है. लेट्स सपोज ये उसके सारे के सारे घर हैं. और इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है, ई की एक्सपेंस के बारे में बात हो रही है. प्रीमियम फॉर द ईयर वर 5% लोअर देन द अबव फिगर्स फॉर ऑल प्रॉपर्टीज एंड वर पेड ऑन 1st June. हेक्ला एम्प्लॉयज अ गार्डनर टू लुक आफ्टर ऑल द प्रॉपर्टीज. ये भी उसकी अलाउेबल डिडक्शन है. There are also accountancy charges 480 a year. ये भी है. Numbers 23 and 40 had new tendencies. Cost of advertising. ये सारी की सारी कॉस्ट है, आपने देखते जाने कौन कौन सी अलाउेबल है कौन कौन सी नहीं. इट्स वेरी लाइक काइंड ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिससे मैंने अटैच किया हुआ है इसको यहाँ पे. और ओल्ड टैलेंट मूव्ड आउट, ये देखें डिफ़ॉल्ट करिए 350 से, ठीक है. ये उसकी रेंट की फिगर में इंक्लूड हुआ है. सो हेक्ला हैड टू रिप्लेस द कारपेट्स, ये वाली चीज़ें हैं. रिप्लेस द क्रॉकरी. अब देखिए जिस प्रॉपर्टी का जो रिलेट करता है ना आप उसमें से माइनस करेंगे. आप ऐसा नहीं कर सकते कि 21 में से उठा के चाहे वो 40 के एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, नहीं, ठीक है. हेक्ला हैज लोन्स आउटस्टैंडिंग ऑन ईच ऑफ द 6 प्रॉपर्टीज एंड पेज इंटरेस्ट ऑफ 800. ये फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है. तो आप ये देखें 20% का रूल अप्लाई होगा बिकॉज दिस इज रेजिडेंशियल. एक्सप्लेन हाउ रिलीफ फॉर अ प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस कैन बी ऑब्टेन्ड. अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर
प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस की एक चीज़ है जो एग्जामिनर चाहता है, ठीक है। तो कैसे कैसे आप मतलब लॉस रिलीफ क्लेम करेंगे या आपको HMRC अलाउ करेगा कि ये सारा का सारा है। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि भाई आप किस तरीके से आके जो है ना वो करेंगे। तो हेक्ला का क्या उसके पास है क्या, देखें आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ये 2-3 मार्क्स का आएगा। आप लिखेंगे भाई उसके पास 6 जो है ना वो RP हैं, ठीक है। अब ज़रा वापस आते हैं यहाँ पे जहाँ पे ये बात लिख के मैंने दी हुई है, दिस इज वेरी, वो आपको एग्जामिन कर अभी तक ये बता दिए कि ये कैसे करना है, FHL और ये सब रह गया, प्रीमियम रह गया, ठीक है। इनकम फाइनेंस कॉस्ट बता दी, ये दोनों चीज़ें बता दी। अब आगे आते हैं। अब उसकी जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अब लेट्स जस्ट समराइज इट इन अ वे कि जो हेक्ला है, ठीक है। तो हेक्ला इज हैविंग लाइक 6 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और उसके पास हर एक का अकाउंट है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो इसमें से कुछ के पास प्रॉफिट आ रहा होगा, कुछ के पास लॉस आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जो इसका टोटल आप करेंगे ना एट द एंड, ठीक है, तो उसको वो जाके क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो अगर एग्रीगेटेड करेंगे ना तो अगर तो टोटल लॉस निकलता है नेट ऑफ करने के बाद, ये सब आंसर आया, मैं अज्यूम कर रही हूँ जस्ट ऐसे ही 100, 200, इसका 50, इसका व्हाट्सएवर, फाइनल आंसर अगर नेगेटिव है तो फिर आप जाके क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरा ये लॉस है। तो HMRC अपने रूल्स के हिसाब से फिर आपको रिलीफ दे देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आके आपको उसकी प्रॉपर्टी इनकम ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सॉरी, हाँ, जिसका लॉस हुआ है तो आप देखते हैं भाई बेचारे को कितना लॉस हुआ है, क्या हुआ है। इतने सारे घर रखे हुए हैं उसने। सो लेट्स सी ओवर हियर नाउ। सो हेक्ला, ठीक है जी। उसने रेंट कितना रिसीव किया है, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम हमारे पास कितनी आ रही है उसकी हर घर की निकालनी है। खैर हम टोटल करेंगे, ठीक है। सो टोटल करते हैं भाई 2080 प्लस 1820 प्लस 2340 प्लस गार्डनर की कॉस्ट है उसके पास, उसके बाद 1200, ठीक है जी। टवर्ड्स, अच्छा इसने कुछ रेंट दिया हुआ भी नहीं था। 5 अप्रैल तक उसके पास ये टोटल है, इसके अंदर से कुछ जो है वो टोल्ड टैलेंट मूव्ड आउट एज वेल, तो उसका भी हम कर लेते हैं। उसने कितने पैसे उसको नहीं दिए थे। एंड रेंट ऑफ 350, तो इसमें से अगर मैं 350 माइनस करवा दूँ, ठीक है जी, ओके। ठीक है, गार्डनर की बात, वी आर हैविंग अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की कॉस्ट हमारे पास है 480, ठीक है जी। अकाउंटेंसी के बाद वी आर हैविंग एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। 2040 का उसके पास लॉस है और ये वो क्लेम कर सकता है कि भाई जो बेसिक टैक्स रिलीफ है इसके अंदर वो उसकी खैर ITL वाली चीज़ भी होगी। जब होगी इनकम टैक्स लायबिलिटी वो कैलकुलेट करेगा, क्योंकि RP है 20% उसको अवेलेबल था, तो वो आप 20% निकाल के उसको जब वो माइनस करवा देंगे उसके अंदर से, एंड यू विल जस्ट सी द मंथ्स आउट डेट। 6 महीने की बात है, ठीक है जी। ये हो जाता है यहाँ पे 800। 6 प्रॉपर्टीज़, लोन्स आउटस्टैंडिंग ऑन ईच ऑफ द लोन उसके पास ये 800 है। 800 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। 800 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई दिस, वट एवर अमाउंट कम्स अप, ठीक है। 4800 का 20% 960 होता है, खैर तो वो आप कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंट डायनेमिक्स की तरफ। एक पार्ट कवर हो गया, अब आते हैं लीज प्रीमियम पे। कुछ प्रॉपर्टीज़ पे जहाँ पे शॉर्ट लीज अवेलेबल होती है तो उधर क्या करना है, बहुत क्लियर कट रूल्स हैं। रिमेंबर, इसको प्रॉपर्टी इनकम प्रीमियम के थ्रू कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। मैं दोनों फेज बता रही हूँ। जो अब आपके पास पहला है कि आप ना क्वेश्चन आपको बताएगा प्रीमियम, आपने प्रीमियम लिखा, उसका 2% लिया, जितने साल का है वो लिखा, -1 करवा के ये आपकी प्रॉपर्टी। अनदर वे टू डू इज कि प्रीमियम लिख के आपने इसको 51 अज्यूम करके, मतलब n जितने भी है, जैसे यहाँ से 1 माइनस करे ना वो किया और डिवाइड बाय 50 कर दिया। तो इफ़ यू कैन रिमेंबर द परसेंटेज तो ये बेस्ट है, और अगर आपको नहीं याद रहती परसेंटेज तो फिर आप 51-50 वाली चीज़ याद रखें। सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वकाना क्रिएटेड द अमाउंट असेसिबल, ओके, वकाना क्रिएटेड 20, देखिए ये n है,
दिस इज एक्चुअली देन मैं आपको दोनों से करके दिखा दूंगी आंसर्स, तो वो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो वकाना के पास जो प्रीमियम है वो क्या है भाई, 10,500 मल्टीप्लाई बाई 2%, ठीक है, n माइनस वन, सो 21 माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज लाइक योर 20, उसके बाद प्रीमियम किधर है उसका, 10,500, तो 10,500 में से हम जो माइनस करवाएंगे वो आ रहा है आंसर जी 4,200 मेरी कैलकुलेटर के ऊपर, एंड 6,300 गोज योर प्रॉपर्टी इनकम। अगर दूसरे वे से आप उसको करते हैं, ठीक है, तो दूसरे वे से क्या होगा भाई, 10,500, ये मतलब एक लाइनर है, 10,500 प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस 21, ठीक है, और डिवाइड बाय 50 कर लें, तो भी आंसर यही आता है, चेक कर लें। जिसको जो वे इजी लगता है वो उसको इस तरीके से कर लें। ये 18 ईयर्स है, लाइक डू इट योरसेल्फ, वेरी इजी आउट देयर, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम FHL की तरफ। कौन सी प्रॉपर्टी FHL पे क्वालिफाई करती है? हर प्रॉपर्टी FHL नहीं होती, कंडीशंस हैं। अगर प्रॉपर्टी फर्निश्ड है और आपने तब उसको लेट किया है तो वो FHL में काउंट होगी। लेटिंग ऐसा नहीं है अपने दोस्त को आपने दे दी कि तुम रह लो आके मेरे FHL में, नहीं, ये होना चाहिए कमर्शियल बेसिस के ऊपर, आपका व्यू ही बिजनेस होना चाहिए, पैसे कमाने। इट इज़ अवेलेबल, अच्छा हाँ ये है, 210 दिन से कम नहीं होना चाहिए, विच मीन्स 7 months ऑन स्टैंडर्ड। अकोमोडेशन इज एक्चुअली लेट फॉर एटलीस्ट 105 days अ ईयर। भी क्वेश्चंस में हम डेट से कैलकुलेट करेंगे। दो चीज़ें बता दी उसने बोला है कि आप अगर किसी को भी लेट करने के लिए दे रहे हैं पब्लिक को, तो 210 दिन से कम नहीं होनी चाहिए पूरे साल में, और एक्चुअली वो लेट हुई हो 105 दिन। Where a taxpayer owns more than one property, 105 days is satisfied if the average निकाल लेंगे हम, ठीक है, वहाँ से चीज़ कैलकुलेट हो जाती है। इसके प्रॉफिट्स एंड एडवांटेजेस वगैरह दिए हुए हैं, वो आप देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। प्रॉफिट्स आर ट्रीटेड एज रेलिवेंट अर्निंग, जब हम पेंशन का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे ये पॉइंट लिंकअप होगा। फाइनेंस कॉस्ट आर फुली डिडक्टेबल इन FHL, उसमें कोई 20% वाली चीज़ नहीं है, उसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है, ठीक है, एक्रूअल्स बेसिस और सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। रेंटर रूम रिलीफ पर आ जाते हैं। ग्रॉस एनुअल रिसीट्स अगर आपकी 7,500 पाउंड्स या कम है, इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं है। अगर, अच्छा ये शेयरिंग वाली बात है कि अगर एक कमरे में 2 लोग हैं लेट्स से, तो वहाँ पे जो है ना वो हाफ हो जाएगी। सो ये मैरिड कपल के लिए अप्लाइड है। तो आगे चलते हैं ज़रा, ये सब बातें ही लिखी हुई हैं। और अगर आपकी रिसीट्स मोर देन 7,500 है तो फिर आप चूज़ करेंगे कि आपको टैक्स पे करना है या मतलब क्या करना है। तो अब ये इसका सिंपल दैट 2 मेथड्स हैं। कीप इट वेरी सिंपल, मैंने हैंड आउट में बड़ा सिंपल रखा है। अगर नॉर्मल असेसमेंट की तरफ जाना है, रेंटल रूम रिलीफ नहीं लेनी, तो आप क्या करेंगे, जो हम करते हैं, रिसीट्स लिखी, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, प्रॉफिट आ गया। दूसरी सूरत में क्या है कि ये जो रेंटल रूम रिलीफ है ये रिस्ट्रिक्ट हो गई 7,500 पे। तो अब कैसे, अगर आपकी इनकम 7,500 या कम है तो जाहिर सी बात है आप उसी को लेंगे, ठीक है। और अगर आपकी जो 7,500 ज़्यादा है तो आपकी मर्जी है, आपको नॉर्मल पे जाना है कि रेंटल रूम रिलीफ पे जाना है, ठीक है। शनाया का क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम क्वेश्चन है। Shania bought a house in Jan 2024 which she rented out furnished to students from 1st June 2024. She charged rent of 600 per month payable in advance. In August 2024 she paid 900 for the windows in the house to be repainted and 500 for replacement carpets. उसका profit आप निकाल दें, चलिए जी। Rented out from 1st June, so 1st June this becomes 10 months, 6,000 उसकी इनकम आ जाती है। उसने विंडोज़ के लिए दिया है 6,000 में से 900 हम माइनस कर देंगे एंड 500 फॉर दी रिप्लेसमेंट कारपेट्स, ठीक है। तो उसके बाद ये कितनी चीज़ बन जाती है हमारे पास, लाइक 900 माइनस 1,400, 6,000 में से आप अगर 1,400 निकाल दें, एक मिनट, जून जुलाई August, September, October, November, December, Jan, Feb, March, sorry, this becomes 11 months. So here's my answer, ठीक है। अगैन ये लीज है, चार्जिंग अ प्रीमियम, उस पर उसने रेंट दिया हुआ है, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाली एडिशनल चीज़ है। तो प्रीमियम के लिए आप बिल्कुल प्रीमियम इनकम निकालेंगे पहले, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, चलिए इसको कर लेते हैं हम। लाइक यू आर हैविंग 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2%, ठीक है। उसके बाद n-1, सो 45 -1 आपके पास आपकी आ जाएगी जो है वो प्रीमियम इनकम, ठीक है।
and afterwards you are gonna add your rent receipt. ठीक है, जो 10,000 है, total 16,000 ये भी होता है. Percy rents out a home fully furnished. House does not qualify as an FHL. इसका क्या करेंगे? इंश्योरेंस ए न्यू कंजर्वेटरी, नई चीज है, नहीं क्वालिफाई करेगा. खैर, हाउ कैन पर्सी क्लेम एज अलाउएबल एक्सपेंसेस इन कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम इन द टैक्स ईयर 2024-2025. ठीक है, तो वो चीज़ कैसे किस तरीके से यहाँ पर काउंट हो जाएगी पर्सी के लिए. तो फॉर पर्सी हम सबसे पहले देखेंगे भाई आपके अलाउएबल एक्सपेंस कौन सा है. 600 जा रहा है एंड 200 ओनली, तो 800 हमारे पास जो है वो अलाउएबल है. तो फॉर डैट ये आ गया आपके पास, सिंपल. Marcel rents out a furnished room in her house at 28,050. Her household expense is 450. She likes the most beneficial assessment. और beneficial के लिए वो क्या करेगी, लाइक सबसे पहले बेसिकली जो उसकी एटा हाउस की 7,500 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 8,050 और जो उसके एक्सपेंसेस हैं 450 वो यहाँ पे माइनस करेगी. और दूसरे केस के अंदर वो क्या करेगी, वो 7,500 वाली चीज़ के ऊपर लेट से जा रही होगी. तो कहाँ फ़ायदा होगा उसको, मुझे खुद बताएं. मतलब जो चीज़ यहाँ से वो 7,500 माइनस करेगी, यहाँ फ़ायदा है या इधर फ़ायदा होगा उसको, जाहिर सी बात है. सो Stefania is only from letting out FHL. None of which is qualified furnished holiday accommodation. Taxable property is 25,000. So 25,000 के अंदर से 25,000. So for 25,000, taxable property income was 25,000 before adjusting for the following items. So payment of 500 to replace a damaged kitchen unit in a fitted kitchen. ये definitely minus होगा. Interest paid of 12,000 on loan to acquire one of the properties. So ये कौन सी property FHL है हमारे पास. तो from for FHL thing out there, should we like deduct this thing out there? No. हम क्या करेंगे, इसका आंसर है 24,500 क्योंकि वो नॉन डिडक्टेबल है. ठीक है. Macy has a cottage which she lets out furnished for an annual rent of 9,600. She incurred council tax. ठीक है, जाएगा इंश्योरेंस है जो पार्ट है जाएगा. रिप्लेस्ड फॉर रेफ्रिजरेटर विद अ सिमिलर मॉडल, ये उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है. तो 9,600 में से 900, 540 एंड 870 ये दोनों माइनस हुए. सो यू आर गोना हैव दिस इज योर आंसर. तो ये जितने क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चंस थे. 2-2 मिनट में you can keep the timer of 1 minute least or 1.8 1.5 till max and middle. तो ये सारे तो प्रॉपर्टी इनकम पूरे का पूरा कवर हो गया. एग्जामिनर इन्हीं 4 एरियाज की तरफ रिस्ट्रिक्टेड रहता है और वो इसी तरीके से यहाँ पर आके आपको एग्जामिन कर रहा होता है. तो एज अ प्रॉपर्टी इनकम के स्टूडेंट के तौर पे आपको पहले ये सोचना है कि आपका रोल क्या है ना, मतलब एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे. तो उसने बता दिया भाई कंप्यूटेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको डेट्स, अपॉर्शनमेंट्स, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी इनकम में केसेस है और अगेन वो बड़े उस पर रिलेट कर रहा है आरपीए का एनआरपीए फंड पता होना चाहिए. तो व्हेन यू विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंस तो आपके पास क्वेश्चन पे खुद ब खुद ईजी हो जाएंगे करना. ठीक है, मैं थोड़े फास्ट उसमें करवाएं, बट अगेन द थिंग इज कि गिव दिस हैंड आउट प्रॉपर टाइम. ठीक है, ये 3 दिन से ज़्यादा का हैंड आउट नहीं है. तो दिस हैंड आउट इज लाइक नॉट मोर देन 3 days. तो आप जो है वो 3 दिन लगाएं प्रॉपर. ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट इफ़ यू वांट टू लाइक हैव स्टडी गाइड फॉर ACCA तो आप कर सकते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें. इसके ज़्यादातर MCQs ही आते हैं और CRQ में अगर ये आया भी तो 1 लाइनर आएगा सिर्फ और 20% वाली चीज़ को जो भी फाइनेंस कॉस्ट दी होगी वो उस पर आप मल्टीप्लाई करेंगे कर लेंगे. ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस मैं अटैच कर सकती थी देखिए तो आई हैव डन दैट. सो वी आर डन विद प्रॉपर्टी इनकम फॉर फुल. अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर देखते हैं. सो लेट्स मीट दैन ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू वेरी मच. हाफिज़.